अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप 3 टू 4 मंथ से मुसलसल डाइट कर रहे हैं और फिर भी वेट एक जगह पे स्टक हो गया और आपकी बहुत सारी एफर्ट्स के बावजूद आपका वेट कम नहीं हो रहा, तो क्या मेडिकल रीजंस हो सकती हैं? आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लस मेल को कौन से टेस्ट कराने चाहिए, फीमेल को कौन से टेस्ट कराने चाहिए अगर आपका वेट स्टक है और किसी भी तरह आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा एंड 3 टू 4 मंथ्स कॉन्स्टेंट एफर्ट्स चल रही है फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो कौन से टेस्ट या बेसलाइन इश्यूज हैं जो आपको एक दफा अपने देख लेने चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आके कहते हैं हमें बस टेस्ट लिख के दें, टेस्ट लिख के दें, टेस्ट लिख के दें। कई दफा वेट आपके मेडिकल कंडीशन की वजह से स्टक नहीं होता, बल्कि वो स्टक हुआ होता है बिकॉज हम वीकेंड्स पे ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं और हम पूरा हफ्ता बिल्कुल ही भूखे रह रहे होते हैं, बट हम वीकेंड पे इतना दबा के खाते हैं कि वो जो वीकडेज में आपने कैलोरी डेफिसिट किया होता है वीकेंड्स पे वो पूरा हो जाता है और आप कैलोरी सरप्लस में कहीं ना कहीं चले जाते हैं। वेट कम क्या होना है, वो वेट 1-आधा किलो बढ़ जाता है। ये नहीं तो कई पेशेंट्स लिक्विड कैलोरीज ले रहे होते हैं, वो उसको उनके ख्याल में वो सिर्फ लिक्विड्स पे हैं, लेकिन वो लिक्विड कैलोरीज के ऊपर है। आज भी 2026 आ गया है, आज भी मुझे लोगों को बताना पड़ता है कि फ्रूट का जूस निकाल कर नहीं पीना। प्रोटीन की अपनी इंपॉर्टेंस है, आप लंच में बहुत ज्यादा फ्रूट खा लेंगे तो आपका वेट गेन ही होगा क्योंकि आपने प्रोटीन नहीं लिया हुआ। थोड़ी देर बाद भूख लगेगी। फ्रूट के अंदर सिर्फ फ्रुक्टोज है, उसके अंदर फाइबर है, लेकिन उसमें प्रोटीन नहीं है। ये दूसरी गलती हो जाती है। लिक्विड कैलोरीज, वीकेंड की ओवर ईटिंग, वो पहली गलती है। तीसरी हमारी गलती ये होती है कि हमारा स्लीप स्केड्यूल अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा वेट कहीं ना कहीं स्टक हुआ होता है। चौथी हमारी ये गलती होती है कि गलती तो मैं उसको नहीं कहूंगी, चौथा फैक्टर ये आता है कि कभी कभी आपका वेट कम नहीं हो रहा, आप स्केल पे खड़े हो रहे हैं तो आपका वेट है 86, लेकिन आप पहले देखने में ऐसे थे तो अब आप ऐसे हो गए हैं, यानी आपकी बॉडी कंट्रोल हो जा रही है मगर आप वेट रिड्यूस नहीं कर पा रहे। ये कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं या जब आप इवन डाइट के साथ भी थोड़ी सी भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका मसल स्ट्रेंथन होना शुरू होता है, आपकी बॉडी बिल्डिंग शुरू होती है। आपने महीना लगाकर 3 kg फैट कम किया मगर आपने 2 kg मसल बिल्ड कर लिया। अब वेट लॉस है 1 kg, क्योंकि 3 kg फैट कम करके 2 kg मसल वापस आ गया बॉडी के अंदर, लेकिन 3 kg फैट ने इतनी जगह ली हुई थी, 2 kg मसल ने इतनी जगह ली हुई है, तो बॉडी सिमट जाती है मगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा होता। ये मेडिकल कंडीशन नहीं है, इस चीज को भी हमने रूल आउट करना है कि ये तो नहीं हो रहा कि बॉडी इंचेस में कम किए जा रही है, कपड़े खुले हुए जा रहे हैं, बॉडी टोन अप हुई जा रही है, बॉडी कंट्रोल हुए जा रही है, लेकिन आपका वेट लॉस नहीं हो रहा। फिर अगला हमारा फैक्टर आ रहा होता है मेडिकल हिस्ट्री। वहां पे फिर हम रूल आउट करते हैं कि कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है। पेशेंट को लग रहा होता है कि चाहे वो वीकेंड, और वीकेंड भी पेशेंट का होता है सैटरडे संडे, जिसमें वो नाश्ते से लेकर रात के खाने तक बाहर से खाते हैं, और वो कहते हैं सैटरडे को भी और संडे को भी कि हमने वीकडे में तो बहुत डाइट किया, फिर हमारा वेट क्यों नहीं रिड्यूस हो रहा। तो पहले तो अपने ये वाले फैक्टर्स देखें कि कहीं ये फैक्टर्स तो नहीं आ रहे, फिर हम जाते हैं टेस्ट की तरफ कि कौन से टेस्ट मेल फीमेल दोनों को कराने चाहिए अगर आपका वेट स्टक है, कौन से टेस्ट सिर्फ फीमेल को कराने चाहिए और कौन से मेल्स को कराने चाहिए। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, जो ये रूल आउट करता है कि पेशेंट को कहीं एनीमिया तो नहीं है, क्योंकि अगर पेशेंट को एनीमिया होगा तो ऑब्वियसली वो फिजिकल एक्टिविटी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, थका थका रहेगा और उसकी कैलोरीज हमें फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल पे कैलकुलेट करनी होगी। साथ साथ सीबीसी ये रूल आउट करता है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा, क्योंकि जब इन्फेक्शन चल रहा होता है तब भी बॉडी अपनी स्ट्रगल में लगी हुई होती है। आप वेट लॉस की तरफ जाएं भी तो कुछ ना कुछ मसला आ रहा होता है और बॉडी सही से वेट रिड्यूस नहीं कर पाती। दूसरे नंबर पे टेस्ट जो कि बहुत कॉमन है, वो सबको पता है, थायराइड प्रोफाइल, TSH, T3, T4 टेस्ट कराना, क्योंकि अगर थायराइड हो तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और अगर आपका थायराइड रूल आउट ही नहीं हुआ, आप पता ही नहीं है कि थायराइड है, तो और भी मुश्किल होगी। पिछले दिनों एक पेशेंट ने मुझे कहा कि थायराइड तो सिर्फ फीमेल्स को होता है, मेल्स को थोड़ी होता है, क्योंकि उनके हस्बैंड को मैंने थायराइड का टेस्ट सजेस्ट किया था। थायराइड मेल फीमेल दोनों को होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट गेन होता है, हाइपर थायरॉयडिज्म में वेट खुद ब खुद रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। और इससे पहले कि आप लोग कहें कि अल्लाह करे हमें हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाए, पेशेंट्स ये भी कह देते हैं मुंह पे बैठ के अल्लाह करे हाइपर, उसकी अपनी स्ट्रगल्स है। प्लीज ये दुआएं नहीं मांगनी आपने, आप दुआ करें आपको कोई मसला हो ही ना कभी भी। बहरहाल हाइपरथायरॉयडिज्म में अनकंट्रोल्ड वेट लॉस हो रहा होता है, हमें पेशेंट को उल्टा वेट गेन करने के लिए डाइट प्लान देना पड़ता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास लिपिड प्रोफाइल, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छी नहीं है, मेटाबॉलिज्म स्लो है,
तो भी आपका जो वेट है वो स्टक होगा। और जो लिपिड प्रोफाइल है वो आपने खाली पेट करानी है। 12 घंटे भूखे रहने के बाद किसी भी लैब जाके आपने ये टेस्ट कराना होता है। चौथा टेस्ट हमारे पास आता है सीरम इंसुलिन टेस्ट। ये भी फास्टिंग में कराना है 12 घंटे। ये भी वो टेस्ट है जो मेल फीमेल दोनों कराएंगे। सीरम इंसुलिन ये देखता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं हुई भी, क्योंकि जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसका वेट लॉस ज्यादा मुश्किल है। उस केस में कुछ सप्लीमेंट्स हमें जैसे क्रोमियम हो गया, या कुछ केसेस में हम एल-ग्लूटामीन वगैरह शुरू कराते हैं। इट डिपेंड्स कि क्या वैल्यूज आई हैं। और HbA1c अगर नॉर्मल भी हो तो भी सीरम इंसुलिन ज्यादा आ सकता है। और सीरम इंसुलिन के साथ कभी कभी हमें IR यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट भी कराना पड़ सकता है। अगला टेस्ट आता है हमारे पास विटामिन डी का। विटामिन डी पूरे एशिया का काम है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि दूध में होता है, अंडों में होता है, मछली में होता है, वगैरह वगैरह। इससे मुझे एक वाकया याद आ गया जिसपे मैं हंसी भी, कि पिछले दिनों मैं एक कंसल्टेशन कर रही थी, ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन थी। तो मैंने पेशेंट से कहा कि विटामिन डी आपको लेना ही पड़ेगा, ये डाइट में होता नहीं है, सूरत से एशिया के लोग इसको अब्जॉर्ब कर नहीं सकते, तो आपको इसके एम्प्यूल्स लेने पड़ेंगे। तो पीछे कहीं उनके हस्बैंड बैठे थे, उन्होंने कहा इन्हें बताओ कि दूध और अंडे में होता है। मुझे पता है दूध और अंडे में होता है, एक तो बहुत ही कम मिकदार में होता है, दूसरा उसकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं होती। अगर मैं आपको नेचुरल सोर्सेज विटामिन डी के बताऊं, मछली में है, सारी डेयरी प्रोडक्ट्स में है, एग्स में है, लेकिन हमारे लिए वो एनफ ही नहीं है। उसकी जो एब्जॉर्प्शन हो रही है वो एशिया के लोगों के लिए एनफ नहीं है। तो विटामिन डी साल में 2 दफा हम सबको लेना होता है, 15-15 दिन के वक्फे से, या महीने में 1 दफा पूरा साल हमें विटामिन डी का जो एम्प्यूल है या जो टीका है वो दूध में डालकर लेना होता है। विटामिन डी लेते हुए एक एहतियात जरूर करनी है कि ये आपने फैट के साथ लेना है, यानी दूध या दही या हैवीएस्ट मील के साथ, और इसके साथ आपने चाय या कॉफी नहीं पीनी। बहुत सारे लोग विटामिन डी पानी के साथ ले रहे होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, ये फैट सॉल्युबल है। तो इसको जब आप ले भी रहे हैं तो आपने इसको दूध के साथ लेना है या आपने हैवी मील के साथ लेना है। और विटामिन डी की कमी मेटाबॉलिज्म को भी स्लो करती है, डिप्रेशन बढ़ा देती है। जब डिप्रेशन आपका बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली आपका कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा। जब आपका कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा आप अच्छा वेट लॉस नहीं कर सकेंगे। ओवरऑल भी विटामिन डी डेफिशिएंसी एसोसिएटेड होती है वेट गेन के साथ। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास, इवन बाहर के पेशेंट्स भी आके कहते हैं हमें डॉक्टर ने कहा विटामिन डी लो, हम नहीं लेते कि कहीं वेट ही ना गेन हो जाए। विटामिन डी की कमी से वेट गेन होता है। विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन तमाम एशिया के लोगों के लिए जरूरी है। अगला टेस्ट हमारे पास आता है विटामिन B12 का। विटामिन B12 अगर आपका कम है तो आपका एनर्जी लेवल लो रहेगा, आपको हर वक्त थकावट रहेगी, जो डेली के आपके काम है ना वो भी आप बहुत ही मुश्किल से करेंगे, बहुत ही फटीग फील करेंगे, और आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा। तो विटामिन B12 को रूल आउट करना भी अगर आपका वेट स्टक है तो बहुत जरूरी है। अगर आपका CBC ठीक भी आ रहा है तो भी, यानी CBC में आपका HB ठीक भी आ रहा है तो भी हमें सीरम फेरेटिन टेस्ट भी कराना होता है अगर वेट स्टक है। अगर आपका फेरेटिन लो है, यानी रिजर्व में जो आयरन पड़ा हुआ है वो कम है, तो उसकी वजह से भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी एंड ओवरऑल वेट लॉस मुतासिर होता है। देखिए ना, आप और मैं एक फिजिकल एक्टिविटी रखते हैं एक नॉर्मल इंसान के तौर पे, जिसको एनीमिया है, जिसका B12 लो है, जिसका फेरेटिन लो है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी हम लोगों से कम होगी। ना करके भी वो कहीं ना बेड से जुड़ा रहेगा या वो कुर्सी पे बैठा रहेगा, वो उतना एनर्जेटिक होगा ही नहीं। जो बेसिक काम है वो भी वैसे नहीं करेगा, तो उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम होगी, जिसकी वजह से उसका वेट स्टक हो जाएगा। अगला हमारे पास टेस्ट आ जाता है LFTs। लिवर को रूल आउट करना इस केस में इसलिए जरूरी है। LFTs एक तो फास्टिंग में कराने हैं 12 घंटे भूखे रहने के बाद, और LFTs या फैटी लिवर को देखना इस केस में इसलिए जरूरी है कि हमें आइडिया हो सके कि इंसान की मेटाबॉलिक हेल्थ कैसी है। अगर आपका फैटी लिवर है तो भी वेट लॉस मुश्किल होगा। और फैटी लिवर के पेशेंट की एक निशानी ये होती है कि उनका बेली फैट जरा ज्यादा होता है, उनके सेंट्रल ओबेसिटी ज्यादा होती है, एब्डोमिनल फैट ज्यादा होता है। और फिर हमें कहीं ना कहीं पहले फैटी लिवर को ठीक करना है। फैटी लिवर कैसे ठीक होगा जी? बेकरी आइटम्स मुकम्मल छोड़ के, फिश ऑयल का कैप्सूल या फिश वैसे इस्तेमाल करा के, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का अच्छा इस्तेमाल कराना है, एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा सोर्स है इसलिए, और फिजिकल एक्टिविटी इस केस में हमने जरूर देनी होती है। तो LFTs को भी रूल आउट करना बहुत जरूरी है। एंड RFTs को रूल आउट करना वेट स्टक के लिए इतना जरूरी नहीं है, लेकिन RFTs भी अगर वेट स्टक है, जहाँ सारे टेस्ट हम करा रहे हो तो हम लिख ही देते हैं RFTs।
वो इसलिए कि ज़रा पता चल जाए कि किडनी कैसा काम कर रही है, ताकि एक अच्छा डाइट प्लान आपके लिए बन सके। एंड आरएफटीज भी फास्टिंग में ही टेस्ट कराना है। उसका टेस्ट भी खाली पेट सबसे अच्छी वैल्यू आती है, उसकी बिल्कुल सही वैल्यू आती है उसकी, जब आप उसको खाली पेट टेस्ट कराते हैं। फीमेल के केस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम सब जानते हैं कि पीसीओएस को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर पीसीओएस है, आज ही मैं एक केस देख रही थी, एक बहुत लड़ाई पड़ी हुई थी जी, किसी क्लिनिक की वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई है कि वहाँ पे पेशेंट को पीसीओएस था और उस पेशेंट ने कोई ट्रीटमेंट कराया और उसको रिजल्ट्स इसलिए नहीं आ रहे थे कि उसको पीसीओएस है, मगर वो पेशेंट पीसीओएस का ट्रीटमेंट कराने को तैयार नहीं था, और काफ़ी वो एक मसला आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो वही मैं अभी वीडियोस भी देख रही थी कंसल्टेशंस के दरमियान, जो मुझे थोड़ी-सी ब्रेक मिली थी। तो अगर आपके पीसीओएस हैं, आप जितने मर्ज़ी ट्रीटमेंट्स करा लें, आपका वेट लॉस आसानी से नहीं होगा। चेहरे पे बाल नहीं जाएँगे, चाहे आप जितने मर्ज़ी लेज़र के सेशंस करा लें। पीसीओएस के पेशेंट को जहाँ आम बंदे को 6 से 8 सेशन चाहिए होते हैं, पीसीओएस के पेशेंट को 15 से 20 सेशन चाहिए होते हैं, और उसके बाद भी बाल वापस आ सकते हैं, वगैरह-वगैरह। और इसी से रिलेटेड वेट भी है कि अगर आपका पीसीओएस रूल आउट नहीं है, तो फिर आपका वेट लॉस कराना भी थोड़ा-सा मुश्किल है। और कई दफ़ा फीमेल्स का वेट सिर्फ़ इसलिए स्टक हुआ होता है कि उन्हें पीसीओएस होता है और उन्हें पता ही नहीं होता। तो पीसीओएस की प्रॉपर मेडिकेशन या पीसीओएस को साथ-साथ उसका ट्रीटमेंट प्लान लेकर चलना ज़रूरी होता है। इसी के साथ फीमेल्स के बाकी जो हार्मोन्स के टेस्ट हैं, जिसमें एलएच आ जाता है, एफएसएच आ जाता है, ये रिप्रोडक्शन और ओव्यूलेशन से रिलेटेड हार्मोन्स हैं, इनके टेस्ट भी कराना ज़रूरी है। प्रोजेस्टेरॉन का टेस्ट कराना ज़रूरी है। प्रोलैक्टिन का टेस्ट कराना ज़रूरी है। प्रोलैक्टिन बहुत सारे केसेस में बढ़ा होता है। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि पेशेंट का प्रोलैक्टिन बढ़ा होता है। अगर प्रोलैक्टिन बढ़ा है तो भी वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। और अगर प्रोलैक्टिन अच्छा, फिर पेशेंट्स कहते हैं दवाई के बगैर ठीक करा दो। इस केस में हमें गायनेकोलॉजिस्ट पे ही रेफर करना है। गायनेकोलॉजिस्ट दवाई देंगे, प्रोलैक्टिन नीचे आएगा तो वेट लॉस होगा अच्छे तरीके से। एस्ट्राडायोल एक हार्मोन होता है, E2 कहते हैं इसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। ये भी बैलेंस अगर ना हो तो भी आपका वेट गेन होना शुरू हो सकता है। सीरम कॉर्टिसोल फीमेल के केस में भी सुबह 8 बजे टेस्ट करा सकते हैं, और उसमें हमें स्ट्रेस को रूल आउट करना है, क्योंकि अगर आपका स्ट्रेस ज़्यादा है, एज़ आई सेड बिफोर, आपके केस में फिर वेट गेन शुरू हो जाएगा। सो प्रोलैक्टिन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन का टेस्ट हो गया, एलएच हो गया, एफएसएच हो गया, ओव्यूलेशन हेल्थ पता चलेगी फीमेल की, तो फिर हम उस केस में उसको सही से ट्रीट कर पाएंगे। अब आपने एक बात समझनी है, मेल्स ने भी फीमेल्स ने भी, ये सारे टेस्ट हर एक के लिए जरूरी नहीं होते। कौन सा टेस्ट किसने कराना है, ये सिम्टम्स पे पता चलता है कि किसको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। टेस्ट पे टेस्ट नहीं कराते जाते होते, जैसे वो कहते हैं ना तारीख पे तारीख, तो टेस्ट पे टेस्ट नहीं कराते जाना। देखें आपको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट कराएं, या किसी से मशवरा कर लें और फिर उसको रूल आउट करके फिर अपना ट्रीटमेंट प्लान शुरू करें, तो वेट लॉस ज़्यादा बेहतर होगा। आखिरी टेस्ट जो मेल फीमेल दोनों ने कराना है अगर वेट स्टक है, वो है फास्टिंग शुगर एंड HbA1c। HbA1c 3 मंथ्स की शुगर का बताता है, और फास्टिंग शुगर बताती है कि आपकी उस दिन सुबह खाली पेट शुगर क्या आ रही थी। फास्टिंग शुगर ऑब्वियसली आप फास्टिंग में कराएंगे 12 घंटे भूखे रहने के बाद। HbA1c आप कभी भी करा सकते हैं। उसमें भी हमें यही देखना होता है कि पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है, क्योंकि अगर पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो डेफिनेटली वेट लॉस एक चैलेंज है। पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करना है, साथ में वेट लॉस लेके चलना है। कुछ लोगों का HbA1c बिल्कुल ठीक होता है। आज ही मैंने एक केस देखा है, पेशेंट का HbA1c 5.2 था, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। बिल्कुल नॉर्मल क्या, बहुत अच्छा है, लेकिन उनका जो सीरम इंसुलिन है वो शदीद बढ़ा हुआ था। तो हमने दोनों टेस्ट, एक मैंने आपको याद होगा मैंने दूसरे या तीसरे नंबर पे आपको कहा था सीरम इंसुलिन टेस्ट भी आपने देखना है, और फिर कई केसेस में IR टेस्ट भी देखना होता है। तो सीरम इंसुलिन भी HbA1c के साथ हमें कभी-कभी देखना पड़ता है। अगर तो HbA1c में और फास्टिंग शुगर में ही हमें पता चल गया है कि पेशेंट प्री डायबिटिक है, तो इट मीन्स उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, फिर सीरम इंसुलिन टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर HbA1c ठीक है, फास्टिंग शुगर ठीक है, फिर भी कुछ लोगों का जो सीरम इंसुलिन है वो ज्यादा आ सकता है। तो ये तीनों टेस्ट कहीं ना कहीं कराना जरूरी है। अब इन सारे टेस्ट के साथ साथ मेल ने जो एक्स्ट्रा टेस्ट कराने हैं वो है टोटल टेस्टोस्टेरॉन, बिकॉज अगर आपका टोटल टेस्टोस्टेरॉन लो है तो वैसे तो जो आपको मसले आएंगे सो आएंगे, लेकिन वेट आपका गेन होना शुरू हो जाएगा और मसल लॉस शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ फटीग यानी शदीद थकावट, और बात फिर वही आ गई कि जो बंदा हर वक्त थका रहेगा वो फिजिकली उतना एक्टिव नहीं है, और वो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल लाइफस्टाइल की बजाय एक बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजारा होता है।
टोटल टेस्टोस्टेरॉन के साथ हमने फ्री टेस्टोस्टेरॉन टेस्ट भी कराना होता है, ये देखने के लिए कि हो सकता है नॉर्मल टेस्टोस्टेरॉन ठीक हो लेकिन जो एक्टिव टेस्टोस्टेरॉन है वो कम हो, जिसकी वजह से अगेन मसल लॉस, शदीद फटीग एंड शदीद वेट गेन का मसला आ जाता है। प्रोलेक्टिन का टेस्ट भी मेल के केस में हमें कराना होता है, क्योंकि अगर प्रोलेक्टिन हाई है तो वो टेस्टोस्टेरॉन को सप्रेस करेगा। अब टेस्टोस्टेरॉन सप्रेस होगा अगर, तो फिर वही वेट गेन वाला मामला शुरू हो जाएगा। अगला टेस्ट आता है कॉर्टिसोल, सुबह 8 बजे टेस्ट कराना होता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन का टेस्ट। हम जानते हैं कि स्ट्रेस अगर ज्यादा हो तो तब भी वेट गेन शुरू हो जाता है। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल अगर ज्यादा है तो वो फैट की डिस्ट्रीब्यूशन को भी इफेक्ट करता है और वेट गेन भी शुरू करा देता है। इसके साथ साथ LH और FSH टेस्ट ये रूल आउट करते हैं कि मसला टेस्टिस में आ रहा है या आपका ब्रेन फंक्शन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपके हार्मोनल प्रोफाइल डिस्टर्ब्ड है।